अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्राइड। फाइब्राइड्स के जो हैं वो बहुत सारे नाम हैं। इसे हम लियोमायोमा भी बोलते हैं, मायोमा भी बोलते हैं, फाइब्रोमा भी बोलते हैं। ये जो है फीमेल बॉडी का मोस्ट कॉमन जो है बिनाइन ट्यूमर है, और इसके बिनाइन से मिलिग्नेंट होने की जो रेशो है वो बहुत रेयर है, और 0.1% के जो है ये करीब है इसकी बिनाइन से मिलिग्नेंट होने की रेशो। और हमें ये याद रखना चाहिए ये स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। ये वाला ट्यूमर कौन से मसल से? स्मूथ मसल से मिलके बना होता है, और ये स्मूथ मसल से मिलके बनता है। और ये ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ यूट्रस में नहीं पाया जाता, बल्कि यूट्रस के अलावा इसकी और भी कॉमन लोकेशंस हैं, जैसा कि स्मॉल बावल्स यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और एसोफेगस वगैरह। ये थोड़ी सी कॉमन है, मिलती जुलती हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी में ये कहीं पे भी हो सकता है, जिसे हम फाइब्रोमा वगैरह भी कह सकते हैं, जो स्मूथ मसल से मिलके बना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तौर पे ये यूट्रस के अंदर पाया जाता है, यूट्राइन कैविटी के अंदर या बाहर की तरफ पाया जाता है। और यूजली तौर पे इफ़ेक्ट करता है उन फीमेल्स को जो फीमेल्स मीनोपाज से पहले होती हैं, यानी कि वो फीमेल्स जो 45 ईयर से पीछे हैं, जिनकी एज 45 ईयर से कम है, उन फीमेल्स को ये इफ़ेक्ट करता है, और उनमें बहुत कॉमनली ये पाया जाता है। तो लियोमायोमा जिसे हम फाइब्राइड्स बोल रहे हैं, या मायोमा बोल रहे हैं, या फाइब्रोमा बोल रहे हैं, वो एक बिनाइन नियोप्लाज्म है। बिनाइन का मतलब हम सब जानते हैं कि बिनाइन का मतलब है ऐसी चीज़, ऐसा ट्यूमर जो स्प्रेड ना कर रहा हो, जो मिलिग्नेंसी काज ना कर रहा हो। ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली मस्कुलर वॉल का ट्यूमर है। मस्कुलर वॉल हमारी जो यूट्रस के अंदर कौन सी है, वो मायोमीट्रियम है। तो ये मायोमीट्रियम के अंदर होगा, लेकिन ये सेल मिल के किससे बना होगा, कंपोज्ड किस चीज़ से होगा? स्मूथ मसल से जो है ये मिल के बना होगा। ये याद रखना है हमने कि ये जो ट्यूमर है ये स्मूथ मसल से मिल के बना होगा। इसके बाद वही कॉमन चीज़ें हैं कि फाइब्राइड जो है वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर है फीमेल जेनिटल ट्रैक का भी। और ये याद रखना चाहिए हमें ये कि फीमेल जेनिटल ट्रैक का ये जो ट्यूमर है, ये छोटे से लेके ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। ये जो है सेवरल से लेके, यानी कि अगर हम बोलें कि ये 1 सेंटीमीटर से लेके ये 20 जो है ये 5 सेंटीमीटर्स तक, या 10 इंचज़ के अराउंड अबाउट इनका साइज़ हो सकता है। ये इससे भी बड़ा हो सकता है। डिपेंड करता है कि इसको ग्रोथ के लिए एनर्जी यानी कि ब्लड और एस्ट्रोजन कहाँ से मिल रही है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जो फाइब्राइड है ये एक एस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो है वो ट्यूमर है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कि अगर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसे जो है प्रॉपर अमाउंट के अंदर मिलते रहें, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रॉपर अमाउंट की वजह से इसको ग्रोथ करने में, फाइब्राइड की ग्रोथ के अंदर इजाफा होता है, और फाइब्राइड ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है और अपने साइज़ को इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे फाइब्राइड से कुछ नाम लिखे हुए हैं: लियोमायोमा, लियोमायोमेटा, मायोमा, फाइब्रोमायोमा। तो ये सारे के सारे अगर किसी जगह पे भी आपको हिस्ट्री के अंदर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल बुक्स में किसी भी जगह पे पढ़ने को मिलते हैं, तो इन सारे नामों का एक ही मतलब है, फाइब्राइड्स। तो फाइब्राइड्स जो है ये यूजली तौर पे जो है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं और सिंगल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना ये मल्टीपल होते हैं, यानी कि सिंगल एक नहीं होता, बल्कि एक के साथ ज़्यादा जो है वो फाइब्राइड्स जुड़े हुए होते हैं। और फाइब्राइड की ग्रोथ जो है वो एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट कर रही होती है, इसीलिए ये हमेशा उस वक्त तक इंक्रीज़ करते हैं अपने साइज़ में जब तक मीनोपाज रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मीनोपाज ने होना है, जैसे ही मीनोपाज होगी, तो इसका मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल अब क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन नहीं हो रही। जब एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फाइब्राइड जो ये इससे एज अ फूड यूज़ कर रहा था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, जब उसे वो फूड नहीं मिलेगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, अपना साइज़ कम करना शुरू कर देगा, अपनी जो है अपने हुज्जम को, अपने साइज़ को कम करना शुरू कर देगा, ताकि वो उस एस्ट्रोजन पे सरवाइव कर सके। लेकिन उसे क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मिलेगी एस्ट्रोजन वगैरह, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली डीजनरेट होके ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
अगर एक फ़ीमेल जो है मीनोपॉज़ के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे होती है, जिसे हम HRT बोलते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका मतलब ये होता है कि मीनोपॉज़ के बाद फ़ीमेल को जो है वो एस्ट्रोजन दिया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी जो है कंपनसेट कर सके उन सारी कमियों के साथ जो एस्ट्रोजन के ना होने की वजह से हो रही हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे फ़ीमेल की बॉडी को फ़ायदे होते हैं, वहाँ पे कुछ नुकसानात भी होते हैं। और उन नुकसान में एक नुकसान ये भी होता है कि फाइब्राइड की ग्रोथ रुकती नहीं है, बल्कि जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और मीनोपॉज़ के बाद अगर जो है साइज़ कम ना हो फाइब्राइड का, तो साइज़ कम ना भी हो तो एट लीस्ट साइज़ जो है वो कुछ स्टेबल हो जाता है। साइज़ क्या हो जाता है, कुछ स्टेबल हो जाता है इनके पेशेंट्स के अंदर, अगर तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दी जाए। तो ये जो है फाइब्राइड्स जो है हमें एक रिसर्च से जो है ये डाटा पता चले हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं कि ब्लैक फीमेल के अंदर ओवरऑल 50% चांसेस होते हैं कि इसको जो है वो फाइब्राइड होगा, जबकि वाइट फीमेल्स के अंदर जो है वो 25% फीमेल के अंदर जो है ये पाया गया। तो इससे हमें ये भी पता चला कि अमेरिकन अफ्रीकन या अफ्रीकन फीमेल्स के अंदर फाइब्राइड्स होने की जो टेंडेंसी है, जो रेशो है, वो ज़्यादा है। और एशियंस जो हैं, एशियंस के अंदर जो फाइब्राइड्स होने की रेशो है वो लगभग जो है वाइट पीपल्स के करीब या वाइट पीपल से थोड़ी सी ज़्यादा है। अक्सर तौर पे ख़वातीन जिनको फाइब्राइड्स होते हैं, जिनको ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको कभी ट्यूमर था भी या नहीं भी था, क्योंकि वो होके ठीक भी हो जाता है, क्योंकि यूजली तौर पे ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है। अब इसकी इटियोलॉजीज़ क्या क्या होती हैं, यानी कि इटियोलॉजी क्या है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहले तो इसकी इटियोलॉजी हो सकती है कि ये अननोन है, कोई पता नहीं है कि भाई इसकी क्या वजूहात हो रही है, मेजर रीज़न नहीं पता कि कौन सी ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जो इसको जो है इनिशिएट कर रहा है। तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट नहीं बना पता हमें, लेकिन हमें एटलीस्ट ये पता है कि जब फाइब्राइड बनता है तो फाइब्राइड की प्रोडक्शन जो है वो एक यूनिसेलुलर होती है, यानी कि सबसे पहले मायोमीट्रियम के अंदर मौजूद या मस्कुलर वॉल के अंदर मौजूद एक सेल कोई ख़राब होता है, वो अपने आप को स्मूथ मसल के अंदर कन्वर्ट करता है और उसी की ग्रोथ फिर अब नॉर्मल होती जाती है, और वो सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है और फिर जो है वो एक फाइब्राइड की जो है वो शक्ल बना लेता है। तो फाइब्राइड का जो ओरिजिन है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो जो मायोमा है उसके अंदर जो है हमें पता है फाइब्राइड के अंदर एस्ट्रोजन के जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, जो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन के अंदर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग मायोमीट्रियम। यानी कि जो सराउंडिंग मायोमीट्रियम होती है उसके अंदर एंडोमीट्रियम के उसके अंदर भी एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसके अंदर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स उस क्वांटिटी के अंदर या उस कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद नहीं होते जिस कंसंट्रेशन में फाइब्राइड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, और उस एस्ट्रोजन अब्जॉर्ब करने की वजह से ये इनका साइज़ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ये जो है प्यूबर्टी से पहले डिटेक्टेबल नहीं होते, क्योंकि ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं और प्यूबर्टी से पहले एस्ट्रोजन की अमाउंट बहुत लिटिल होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इस तरह की कोई सिम्टम भी पैदा नहीं होती, ठीक है, और यूजली तौर पे होता भी नहीं है। और ये जेनेटिक प्री डिपोजिशन भी इसमें बहुत होती है, यानी कि जेनेटिकली भी मैटर करता है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है फाइब्राइड की, उसकी मदर को थे या उसकी बड़ी बहन को हैं या फैमिली के अंदर हैं, तो इस वजह से जो है उसको भी जो है फाइब्राइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पैथोलॉजी अगर हम इसकी पढ़ें कि इसकी कैसी होती है, मतलब कि अपेयर कैसा हो रहा होता है, इसकी एक्चुअल चीज़ क्या है, तो ये मल्टीपल हो सकता है। यूजली तौर पे फ्रीक्वेंटली तौर पे ये एक से ज़्यादा होते हैं, और इनका साइज़ जो है यूजली तौर पे 15 सेंटीमीटर से भी लार्ज कर सकता है। मैं ये बोलूँगा कि इसका साइज़ जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, 10 इंचज़ तक हो सकता है। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो मैंने देखे हुए हैं, और बड़े जो है स्टेबल जो है उन्होंने अपना साइज़ जो है बड़ा एग्रेसिवली ग्रो किया होता है उनका साइज़, और अल्टीमेट जो उसका हल होता है वो मायोमेक्टमी होता है, यानी कि फाइब्राइड का सर्जिकल रिमूवल होता है। तो फाइब्राइड जो हैं वो बड़े फ्रिम होते हैं। फ्रिम का मतलब ये है, हम बोलेंगे यहाँ पे, कि ये बेसिकली अपनी शेप को जो है वो स्टेबलाइज करते हैं, अपने आप की एक शेप रखते हैं, एक शेप मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से बेसिकली एक पानी होता है ना, पानी को जिस बर्तन में डाल दो तो उस बर्तन जैसी वो शक्ल इख्तियार कर लेता है।
लेकिन अगर उसकी जगह एक पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न भी देखें सॉफ्ट है, अंदर में हाथ लगाएं तो बिल्कुल टूट जाएगा, लेकिन वो पॉपकॉर्न जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे आप उसको प्याले में डाल लें, चाहे प्लेट में डाल लें, चाहे बेशक कप के अंदर डाल लें, चाहे बाउल के अंदर डाल लें, लेकिन वो जो है उस शेप के हिसाब से ढलते नहीं है, बल्कि वो अपनी जो उनकी स्पेसिफिक शेप होती है जिसके अंदर वो शुरू में बनते हैं वही शेप मेंटेन रखते हैं। तो फाइब्राइड भी अपनी शेप वगैरह मेंटेन रखते हैं। यूजली तौर पे ये स्फेरिकल होते हैं बिल्कुल ही, या तो ये राउंडेड से होंगे इस तरह से, ठीक है, या इनके गिर्द इस तरह से लबुलेशंस होंगी, ठीक है। तो ये अगर दोनों तरीके से हों, चाहे ये स्फेरिकल हों चाहे ये जो है लॉबुलेटेड हों, तो ये अपनी शेप जो है वो मेंटेन करते हैं, और इनके गिर्द यूजली तौर पे एक फॉल्स किस्म का जो है वो कैप्सूल होता है, जो इसकी आउटर बाउंड्री जो है वो क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। तो ये जो है वो बेसिकली सराउंडिंग बायोमीट्रियम से जो है वो इजीली हम इनको वो कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस तरह से ये पड़े हुए हैं। तो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर जो है सबसे पहले जो है वो सब म्यूकस लियोमायोमा है। लियोमायोमा हमने फाइब्राइड को यहाँ पे बोला है। सब का मतलब होता है नीचे, सब का मतलब क्या होता है, नीचे, बिलो। म्यूकस जो है वो हम सबसे इंटरनल लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं, जो सबसे इंटरनल साइड के ऊपर होती है। तो यूट्रस के अंदर सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है, एंडोमीट्रियम। यूट्रस के अंदर सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है, एंडोमीट्रियम। तो जो इंटरनल लेयर के नीचे हो, अब हमें पता है कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये व्हाट इज़ दिस, ये जो है एंडोमीट्रियम है हमारे पास, ठीक है। अब जो फाइब्राइड है वो मस्कुलर वॉल का ट्यूमर है, यानी कि उसने मस्कुलर वॉल में ही होना है, यानी कि एंडोमीट्रियम में तो नहीं हो सकता, वो एंडोमीट्रियम के नीचे हो सकता है। अब मस्कुलर वॉल देखें कितनी बड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये इसमें किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ये इसमें सेंटर के अंदर यहाँ पे भी हो सकता है, ये इधर लास्ट वाली तरफ भी हो सकता है, आउटर साइड की तरफ, और इंटरनल साइड की तरफ भी हो सकता है। तो अगर तो ये इंटरनल साइड की तरफ है, और इतना इंटरनल साइड की तरफ है कि इसने एंडोमीट्रियम की जो बाउंड्री है, जो एंडोमीट्रियम की बाउंड्री थी, नॉर्मल बाउंड्री थी, उसे डिस्टर्ब कर दे, तो इसे सबम्यूकोजल फाइब्राइड बोलते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, सबम्यूकोजल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ ये यूट्रस की तस्वीर, तो यहाँ पे ये देखें कि नॉर्मल एंडोमीट्रियम हमें पता है सीधी होती है, लेकिन अगर यहाँ पे फाइब्राइड इस तरह से पड़ा हुआ है तो हमें पता चलेगा कि ये एंडोमीट्रियम थोड़ी सी ऊपर उठ गई है, क्योंकि ये इसके नीचे वाली मायोमीट्रियम में मौजूद फाइब्राइड ने इसे क्या किया हुआ है, पुश किया हुआ है। जैसे यहाँ पे है, ये फाइब्राइड जो है वो बेसिकली तो मायोमीट्रियम के अंदर पड़ा है, लेकिन ये म्यूकोजा के नीचे है, एंडोमीट्रियम के बिल्कुल नीचे है। तो इस फाइब्राइड ने क्या किया, एंडोमीट्रियम के नीचे होने की वजह से यहाँ पे मौजूद एंडोमीट्रियम को पुश कर दिया। तो जो एंडोमीट्रियम यूँ बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए थी, इस तरह से सीधी होनी चाहिए थी, वो अब सीधी नहीं है, बल्कि सेंटर से क्या है, बेसिकली प्रोट्यूड हुई हुई है, इन साइड की तरफ इन्वेड की हुई है, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, सब म्यूकोजल फाइब्राइड है, जिसने यूजली तौर पे म्यूकोजा यानी कि एंडोमीट्रियम को जो है वो थोड़ा सा डैमेज किया हुआ है, डैमेज कहेंगे कि इसको बेसिकली उभारा हुआ है ऊपर की तरफ। तो दूसरा जो है इसकी जो मेजर जो है वो टाइप है, वो पेडंकुलेटेड सब म्यूकस है। पेडंकुलेटेड का मतलब है जिसकी पेडंकल लगी हो। जैसे दरख्तों पे जो फल लगते हैं तो वो किसी एक पेडंकल के साथ, छोटी सी टहनी के साथ जो है वो अटैच होते हैं। अगर मैं बात करूँ मैंगो की, आम की, या किन्नू वगैरह की, तो उसमें क्या होता है कि जो मेजर फल होता है उसके गिर्द एक पत्ता लगा हुआ होता है इस तरह से। अगर ये फल है तो इसके ऊपर जिस तरह से जो है ये टहनी होगी छोटी सी, और इसके गिर्द जो है वो पत्ता होगा। तो ये जो छोटी वाली टहनी है ना, ये पेडंकल है, ठीक है। तो फाइब्राइड भी अगर पेडंकल के साथ अटैच हो तो उसे पेडंकुलेटेड बोलते हैं। अब सब म्यूकोसल यानी कि वो जो पेडंकल है, जो वो पेडंकल है वो अराइज कहाँ पे हो रही है, म्यूकस के नीचे से। तो अगर हम यहाँ पे पेडंकुलेटेड सब म्यूकोसल को देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखें कि ये फाइब्राइड है, ये फाइब्राइड लीनिएटेड हुआ हुआ है कि ये व्हाट दिस इज़ फाइब्राइड। और ये देखिए ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, बिल्कुल एंडोमीट्रियम के नीचे की तरफ से इसकी पेडंकल आ रही है, बिल्कुल एंडोमीट्रियम के नीचे की तरफ से आ रही है इसकी पेडंकल। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा, पेडंकुलेटेड सब म्यूकोजल फाइब्राइड, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली ये बना जो हुआ है, ये ट्यूमर तो बेसिकली मस्कुलर लेयर का है, यानी कि मायोमीट्रियम का है, और ये स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह इंट्राम्यूरल जो है वो फाइब्राइड होते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्राइड क्या है, इंट्राम्यूरल फाइब्राइड हम उन फाइब्राइड को बोलेंगे जो फाइब्राइड जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर है मायोमीट्रियम के, यानी कि ना तो वो एक्सटर्नल लेयर की तरफ मूव कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना तो वो इंटरनल लेयर को मूव कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये बिल्कुल सेंटर के अंदर पड़े हों तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्राम्यूरल। लेकिन अगर ये बिल्कुल बाहर की तरफ पड़े हों, ठीक है, बाहर वाली लेयर की तरफ पड़े हों और बिल्कुल आउटर लेयर को, जिसे हम सिरोजा बोलते हैं, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सिरोजा। तो आउटर लेयर को जो है अगर ये डिस्टर्ब कर रहे हों, और ये देखें आउटर लेयर बिल्कुल इस तरह से सीधी आनी चाहिए थी पहले, ठीक है, ऐसे सीधी आनी चाहिए थी आउटर लेयर, लेकिन अब फाइब्राइड की वजह से ये बाहर की तरफ प्रोट्यूड कर गई है। तो ये आउटर लेयर क्योंकि प्रोट्यूड कर गया है इस फाइब्राइड की वजह से, तो ये आउटर लेयर के बिल्कुल नीचे है, तो इसे हम बोलेंगे सब सिरोजल। इसे हम क्या बोलेंगे, सब सिरोजल फाइब्राइड। इसी तरह पेडंकुलेटेड सब सिरोजल फाइब्राइड होता है। तो वो सब सिरोजल फाइब्राइड पेडंकुलेटेड जो होता है, जिसकी पेडंकल जो है वो सिरोजा से बाहर की तरफ आ रही हो, जिसकी पेडंकल क्या आ रही हो, सिरोजा से बाहर की तरफ आ रही हो। तो इसी तरह सर्वाइकल होता है जो सर्विक्स के पास हो, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो सारे के सारे जो है वो फाइब्राइड्स होते हैं। तो सेकेंडरी चेंजेस फाइब्राइड के होने की वजह से फाइब्राइड के ही अंदर कुछ सेकेंडरी चेंजेस आती हैं जो इसकी एज यानी कि फाइब्राइड की एज से रिलेटेड होती हैं, और फाइब्राइड को मिलने वाली फूड यानी कि ब्लड, और दूसरी चीज़ क्या, एस्ट्रोजन, उससे रिलेटेड होती है। यानी कि जो चेंजेस आएंगी वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगी, फाइब्राइड की एज, फाइब्राइड को मिलने वाली फूड। फूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें, ब्लड, और नंबर टू क्या है उसके अंदर, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। तो इन दो चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करता है। तो इसकी सेकेंडरी चेंजेस हैं क्या, तो सबसे पहले तो इसकी सेकेंडरी चेंजेस जो फाइब्राइड के अंदर आ रही होती हैं वो बिनाइन डी जनरेशन होती है। वो क्या होती है, बिनाइन डी जनरेशन। अब बिनाइन डी जनरेशन क्या है, बिनाइन डी जनरेशन में सबसे पहले होता क्या है, बिनाइन डी जनरेशन के अंदर, बिनाइन डी जनरेशन में ये होता है कि अब जो यूट्रस है, ये फॉर एग्जांपल यूट्रस थी और यूट्रस के अंदर एक फाइब्राइड था। तो अब इस फाइब्राइड को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है वो यूट्रस के हिस्से से ही मिल रही है। यानी कि यूट्राइन आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई कर रही थी, जो यूट्रस को कर रही थी, उसी ब्लड सप्लाई में से जो है इसने अपना हिस्सा इसको मिल रहा है, ठीक है। और इसी अपने हिस्से को जो है वो यूट्रस जो है वो भी यूज़ करती है और उसी हिस्से में से फाइब्राइड भी लेता है। तो यानी कि फाइब्राइड को एक बड़ी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई जा रही होती है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता जाता है, अपना साइज़ को इंक्रीज़ करता जाता है। तो जितना जितना फाइब्राइड का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, जितना जितना फाइब्राइड का साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, उतना जो है फाइब्राइड को जो है वो ब्लड की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ब्लड तो उसे लिमिटेड मिलना है, क्योंकि वही सेम ब्लड जो है वो यूट्रस ने भी यूज़ करना है। तो वो जब ब्लड उसको लिमिटेड मिलना है, तो उस लिमिटेड ब्लड मिलने की वजह से, तो उस लिमिटेड ब्लड मिलने की वजह से अल्टीमेटली फाइब्राइड के पास जो है कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को ग्रो करे और स्टेबलाइज करे। तो अल्टीमेटली वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। और उस डीजनरेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि उसका जो साइज़ है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसे एट्रॉफिक डीजनरेशन बोलते हैं। इसे कौन सी डीजनरेशन बोलते हैं, एट्रॉफिक डीजनरेशन।
तो बिनाइन डीजनरेशन के अंदर जो दूसरी डीजनरेशन है वो हेलाइन डीजनरेशन होती है। हेलाइन डीजनरेशन जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि फाइब्राइड्स की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से जो फाइब्राइड्स के जो स्मूथ मसल्स थे वो सॉफ्ट और जेलिटिनियस एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसा जैसा ग्लास होता है ना, जिस तरह मिरर होता है, इस तरह के जो वो एरियाज़ होते हैं, सेल्स जो हैं उस तरह की शक्ल लेना शुरू कर देते हैं। और ओवरऑल जो फाइब्राइड की जो शेप होती है, जो फाइब्राइड का कलर होता है, जो अपीयरेंस होती है, वो येलोइश होना शुरू हो जाती है। तो ये से बेसिकली हेलाइन डीजनरेशन बोलते हैं। तो इसके बाद जो तीसरी जो डीजनरेशन होती है, ये सिस्टिक डीजनरेशन होती है, और ये मोस्ट कॉमन है फाइब्राइड्स की डीजनरेशन के अंदर। अब सिस्टिक डीजनरेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो एक्सट्रीम हेलेनाइजेशन हुई है, ये जो हेलाइन स्ट्रक्चर बना था, अल्टीमेटली अब इसको मज़ीद ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। तो ये क्या करेगा, ये वो जो सॉफ्ट टिश्यू के सेल्स थे, उन सेल्स में और जो ब्लड सप्लाई अंदर आई हुई थी उसकी वजह से उसको जो है वो कन्वर्ट करना, लिक्विफाई करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली फाइब्राइड के अंदर सिस्टिक स्पेसिस या सिस्टिक एरियाज या फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो फाइब्राइड्स के अंदर क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड रिटेन रहना शुरू हो जाएगा, तो उससे हम सिस्टिक डीजनरेशन बोलते हैं। उसके बाद कैल्सिफिक डीजनरेशन होती है। कैल्सिफिक डीजनरेशन के अंदर क्या हुआ कि अब एक फाइब्राइड था, इस फाइब्राइड को जो है वो ब्लड सप्लाई मिल रही थी बाहर से, और बाहर से ब्लड सप्लाई आ रही थी, तो उस ब्लड सप्लाई के साथ आप सबको पता है कि कैल्शियम भी आया, सारी चीज़ें आई। तो कैल्शियम भी आया, तो वो कैल्शियम जो है वो क्या होना शुरू हो गया, वो कैल्शियम इस फाइब्राइड के अंदर स्टोर होना शुरू हो गया। और जब अल्टीमेटली जो है वो ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद हुई, ठीक है, बिल्कुल बंद हुई, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो जो क्रिस्टल्स थे वो इसी फाइब्राइड के अंदर रह गए। तो इसी फाइब्राइड के अंदर आपको जगह जगह के ऊपर अगर कैल्शियम के कंपोनेंट्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएं, वो सेंटर में भी नज़र आ सकते हैं, वो बिल्कुल पेरिफेरी के ऊपर भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फाइब्राइड्स की कैल्सिफिक डीजनरेशन हो रही है, यानी कि सर्कुलेटरी तो सिस्टम ख़त्म हो रहा है, सर्कुलेशन तो ख़त्म हो रही है, लेकिन वो जब तक सर्कुलेशन जारी थी उस दौरान के अंदर जो कैल्शियम मौजूद थी वो उसके क्रिस्टल वहीं पर रिटेन रह गए। इसी तरह जो है वो सेप्टिक डीजनरेशन है। सेप्टिक डीजनरेशन भी जो है वो सर्कुलेटरी डेप्रीवेशन की वजह से होती है। तो सर्कुलेटरी डेप्रीवेशन की वजह से हमें पता है कि सेल की नेक्रोसिस हो जाती है, और जब किसी सेल की नेक्रोसिस होती है तो सेल की नेक्रोसिस जो है वो उस पॉइंट का जो है वो इन्फेक्शन भी जो है वो लेके आती है, तो लीड कर सकता है कि फाइब्राइड की डीजनरेशन के वक्त जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, या जिसे हम आम लफ्ज़ों के अंदर, सादा अल्फाज के अंदर सेप्टिक डीजनरेशन भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है मैक्सोमेटिक फैटी डीजनरेशन है, ये बड़ी अनकॉमन होती है, और ये जो है हेलाइन या सिस्टिक डीजनरेशन को फॉलो करती है, और उसको फॉलो करते हुए ये भी सॉफ्ट और जेलेटिनियस मटेरियल जैसे होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इसके अंदर यूजली तौर पे जो फैटी कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर। तो इसी तरह बिनाइन डीजनरेशन के अंदर रेड या कार्नियस डीजनरेशन होती है। रेड या कार्नियस डीजनरेशन जो है वो बेसिकली किसी हेमरेज की वजह से होती है या हीमाटोमा की वजह से होती है, किसी हेमोरेज की वजह से होती है या किसी हीमाटोमा की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, एक फाइब्राइड को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, एक फाइब्राइड को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल आगे जा रही है और इसी से ही आगे की तरफ जो है वो वापस निकल रहा है ब्लड वेसल ने। तो ये जो फाइब्राइड को सप्लाई कर रही थी जो ब्लड वेसल, उससे वापस आने वाली वेन के अंदर अगर किसी जगह पे थ्रोम्बस बन जाए, वेन में किसी जगह पे कोई थ्रोम्बस वगैरह बन जाए, तो अब फाइब्राइड के अंदर ब्लड जा तो रहा है लेकिन फाइब्राइड से ब्लड वापस नहीं आ रहा। उसके अंदर तो जा रहा है लेकिन वापस नहीं आ रहा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री हो रही है लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंट्री नहीं हो रही। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फाइब्राइड के अंदर मौजूद जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, और एक लिमिट तक एक ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है ना, तो जब उन ब्लड वेसल्स की लिमिट जो है वो एक्सीड करती है तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। उनके रप्चर होने की वजह से ब्लड जो है वो बाहर आ जाता है पूरा फाइब्राइड्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो है पूरे फाइब्राइड की जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल रेड हो जाती है इस डीजनरेशन की वजह से, इस जो है वो बेसिकली हेमरेज या थ्रोम्बस की वजह से।
तो बेसिकली इसे हम रेड या कार्नियस डीजनरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो रेड या कार्नियस डीजनरेशन होती है ये यूजली तौर पे प्रेगनेंसी के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमें पता है कि जब किसी जगह के ऊपर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा किसी वेसल के अंदर, तो सबसे पहले तो वेसल का साइज़ बड़ा होगा, यानी कि हाइपरट्रॉफी होगी। और जैसे ही वेसल का साइज़ बड़ा होगा उसके साथ साथ ऑर्गन का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस ऑर्गन के अंदर या उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस टिश्यूज़ के अंदर अल्टीमेटली वो सारी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं। तो ये सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो फाइब्राइड्स के अंदर पड़ी हुई थी, तो अल्टीमेटली फाइब्राइड्स का साइज़ भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अल्टीमेटली फाइब्राइड का साइज़ भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स ने अपने आप को कंपनसेट करने के लिए, ब्लड वेसल ने अपनी जो डायलेशन थी, ये इतनी अगर इसकी डायलेशन हो रही है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इस डायलिटेशन को वो कंपनसेट करने के लिए ब्लड वेसल ब्लड को जो है वो बाहर की तरफ ट्रांसफ़र कर देती है सेमी परमिएबल और परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए। जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, जो ब्लड के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है, उसको बाहर इंट्रासेलर या एक्स्ट्रा सेलर स्पेस के अंदर मूव कर देती है। तो इसी तरह फाइब्राइड्स के अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स ने भी ऐसा ही किया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था उसको बाहर फाइब्राइड के अंदर मूव कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एडीमा हो गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, एडीमा हो गया। और ये जो ब्लड सप्लाई थी जो सारी रुक गई थी, इसकी वजह से एसेप्टिक डीजनरेशन हुई और फिर इन्फॉक्शन हुआ। और इन्फॉक्शन के साथ साथ विनस थ्रोम्बोसिस या हेमरेज वगैरह भी जो है वो हो सकता है, डिपेंड करता है कितनी सिवियर है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो डीजनरेशन का प्रोसेस होता है, ये पेनफुल तो होता है लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि खुद ब खुद जो है वो ख़त्म हो जाता है। और जो रेड डीजनरेशन होती है हमारी, या कार्नियस डीजनरेशन होती है, ये यूजुअली तौर पे प्री टर्म लेबर और रेयरली जो है वो डीआईसी का जो है वो काज बनती है। अब जो प्री टर्म लेबर है, इसका काज इस वजह से बनेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेन इंड्यूस कर रही है। और उसी फाइब्राइड को, वो जो फाइब्राइड जो है मायोमीट्रियम के अंदर मौजूद है, वो फाइब्राइड जो मायोमीट्रियम के अंदर मौजूद है और पेन काज कर रहा है, तो मायोमीट्रियम उस फाइब्राइड को रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। मायोमीट्रियम क्या करती है, उस फाइब्राइड को रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है। और मायोमीट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही हमें पता है कि प्रीटर्म लेबर होती है। प्रीटर्म लेबर किस वजह से होती है, मायोमीट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही होती है। तो मायोमीट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर रही है, तो उसकी वजह से प्रीटर्म लेबर भी होना शुरू हो रहा है। तो इसके बाद जो है वो कि मिलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रेयर होती है बेसिकली लियोमायोमास की। अगर हो तो उसे हम बोलते हैं लियोमायोसार्कोमा। तो उसकी जो है वो जो रेशो है वो 0.5 से 1 से लेके 0.5 तक है मैक्सिमम, जो कि बहुत कम है। तो इस वजह से हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फाइब्राइड को सिम्टोमेटिकली जो है वो ट्रीट करने की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 50% जो फाइब्राइड्स होते हैं वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती। और सिर्फ 30 से 35% पेशेंट्स के अंदर जो है वो सिम्टम्स होती हैं, लेकिन वो सिम्टम्स डिपेंड करती हैं कि फाइब्राइड की लोकेशन क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं सारे फाइब्राइड एक जैसे सिम्टम्स नहीं देंगे। फाइब्राइड की लोकेशन, फाइब्राइड का साइज़, साइज़ के अंदर चेंजेस कितनी आ रही हैं और प्रेगनेंसी है या नहीं है, इस सारे स्टेटस के ऊपर जो है वो फाइब्राइड्स के सिम्टम्स वेरी करती हैं, चेंज करती हैं। तो सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा है पेन, कि पेशेंट को जो है वो पेन होगा या नहीं होगा। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, प्रेशर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकती है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकते हैं। अब हम इनके हर एक एक सिम्टम जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि अगर पेन हो रही है तो किस किस वजह से पेन हो सकती है, प्रेशर इफेक्ट्स क्या है और अब नॉर्मल और अबनॉर्मल ब्लीडिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पेन क्यों हो रही है। तो डेफिनेटली याद रखें, जब भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा ग्रो कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ यूट्रस, और ये यूट्रस के अंदर यहाँ पे कोई चीज़ एक्स्ट्रा ग्रो कर रही है, तो यहाँ के जो मसल्स हैं, जो मायोमीट्रियल मसल्स हैं, जो नॉर्मल मसल्स थे, वो तो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना। तो नॉर्मल टिश्यू जब डिस्टर्ब हो रहा है तो उसकी वजह से, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से पेन होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक चीज़ है, पेन होगी। पेन कहीं पे भी हो, चाहे सब सिरोजल हो, सब म्यूकोजल हो, किसी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन सब म्यूकोजल या इंट्रा कैविटी पेडंकुलेटेड सब म्यूकोजल की वजह से सबसे ज़्यादा पेन होगी। तो अब एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की होती है। याद रखें, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है, इसका मतलब ये है कि ब्लीडिंग जो है पीरियड्स के दौरान
ज़्यादा होना, या पीरियड्स ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद दोबारा पीरियड्स हो जाना, या पूरे साइकिल के दौरान किसी भी वक्त नॉर्मली तौर पे जो है वो ब्लीडिंग हो जाना या स्पॉटिंग होना, तो उससे अब नॉर्मल ब्लीडिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये सिम्टम्स के अंदर मोस्ट कॉमन है, अप्रॉक्सीमेटली सारे सिम्टम्स में से 30% जो है इसको देखी जाती है। तो इसके अंदर होता क्या है, यूजली तौर पे हैवी या प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेनोरेजिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। मेनोरेजिया का मतलब यह है कि एक्सेसिव जो है वो ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। फीमेल जो है वो ज़्यादा ब्लड जो है वो शेड करती है, ज़्यादा ब्लड जो है वो उनका रिलीज़ होता है, तो ज़्यादा एंडोमेट्रियम शेड होने की वजह से तो ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से जो है वो पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ठीक है, अब ये हमने याद रखना है कि हर एक सिम्टम दूसरी सिम्टम के साथ रिलेट कर रही है। अगर हम एक सिम्टम को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हम दूसरी सिम्टम को नहीं समझ सकेंगे कि ये जो एनीमिया है ये इसको किस वजह से हो रहा है और इस एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर तो ब्लीडिंग होगी तो ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जो है वो पेशेंट को लीड कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट का मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब होगा और पेशेंट का वेट भी बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस होगा, पेशेंट को फटीग रहेगी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली एनीमिया हो रहा है, उसके पास आरबीसीज इतने ज़्यादा नहीं है, और जब तक आरबीसीज नहीं होंगे तो उसको बॉडी को एस्कीमिया रहेगा और उसके बॉडी के जो सारे नॉर्मल फंक्शंस हैं वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं होंगे। तो इसके बाद सब म्यूकस मायोमा, यानी कि वो मायोमा जो एंडोमेट्रियम के बिल्कुल नीचे की तरफ पड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ यूट्रस, तो अगर यहाँ पे जो है ये एंडोमेट्रियम है यहाँ पे, तो ये एंडोमेट्रियम के इस साइड पर नीचे की तरफ जो है ये अगर फाइब्राइड पड़ा हो और ये दूसरी वाली एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हो, सीधी आनी चाहिए थी लेकिन सीधी नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सबम्यूकोजल मायोमा है। ये ज़्यादा प्रोनाउंस सिम्टम्स पर रिड्यूस करता है मेनोरेजिया की और प्री और पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीड स्पॉटिंग, यानी कि मेंस्ट्रुएशन से पहले भी और मेंस्ट्रुएशन के बाद भी। तो ब्लीडिंग जो है वो इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग किस वजह से होती है, या तो एंडोमेट्रियम को जो ब्लड सप्लाई मिल रही है उसकी इंटरप्शन हो जाए, ठीक है, या उसकी डिस्टॉर्शन हो जाए, या कंजेशन हो जाए सराउंडिंग वेसल की, या अल्सरेशन ओवरलेइंग द एंडोमेट्रियम। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये थोड़ी सी मैं बड़ी पिक्चर बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ जो है वो एंडोमेट्रियम और यहाँ पे जो है ये फाइब्राइड पड़ा हुआ है, बिल्कुल। अब एंडोमेट्रियम नॉर्मली तौर पे यहाँ से ऐसे आनी चाहिए थी, इधर से स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे फाइब्राइड पड़ा है तो अब एंडोमेट्रियम इधर से आ रही है, ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये क्या है, बिल्कुल एंडोमेट्रियम है, तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम है नॉर्मल तौर पे। तो अब जिस जगह पे फाइब्राइड पड़ा है इस सारी जगह के ऊपर बेजिलर और स्पाइरल आर्टरीज थी, जिन्होंने फाइब्राइड को क्या करना, उसने एंडोमेट्रियम को क्या करना था, सप्लाई करना था। लेकिन अब क्योंकि इस जगह पर फाइब्राइड पड़ा है तो इस जगह पर फाइब्राइड होने की वजह से इन ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, इन ब्लड वेसल के ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग, जो ब्लड सप्लाई थी एंडोमेट्रियम को, वो क्या होगी, वो बहुत स्लो हो जाएगी। और जब ब्लड सप्लाई स्लो हो जाएगी तो इसका मतलब है इसके अंदर मौजूद जो एस्ट्रोजन की अमाउंट थी वो भी इस एरिया को क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और कम मिलेगी और जब ख़त्म होगी सप्लाई वो भी देर से ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि देखें काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है यहाँ से, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेकिन आगे जाके जो है ये बिल्कुल नैरो हो गई है जगह, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो फाइब्राइड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइब्राइड पड़ा हुआ है, यहाँ पे जगह जाके जो है वो नैरो हो गई है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन के कुछ सेल्स जो हैं वो मौजूद है, ठीक है, इकट्ठे हुए हैं काफ़ी सारे सेल्स। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक दो दो करके जा रहे हैं। अब यहाँ तक जो है एस्ट्रोजन की जो सेल्स हैं, जो बाकियात है एस्ट्रोजन की, वो जो है वो पड़ी हुई हैं, एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जहाँ तक हैं। अब यहाँ से पीछे की तरफ एस्ट्रोजन के मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, ये जो है मेंस्ट्रुएशन का पहला दिन चल रहा है और पहले दिन के वक्त जो है बॉडी ने एस्ट्रोजन बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो है अब जो क्या है इसके पीछे जो है वो ब्लड, यहाँ तक जो ब्लड है वो क्या पड़ा हुआ है, बिल्कुल प्लेन पड़ा हुआ है ब्लड। ठीक है, इसके पास कोई एस्ट्रोजन नहीं है, इसका जो मतलब कि उसकी ग्रोथ को रोक देगी। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के पहले 2 दिन या 3 दिन जो है ये वाली एस्ट्रोजन जो है इस वाली जो एंडोमेट्रियम थी, ये वाली जो लेयर थी एंडोमेट्रियम की, इस जगह को मिलती रही। ठीक है, क्योंकि नैरो एरिया था तो ये अपनी ग्रोथ को इसने मेंटेन रखा हुआ। लेकिन जैसे ही
बाकी सारी जगह पे दोबारा से ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दी, दोबारा से फॉलिकल्स ने एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर दी, बाकी ब्लड वेसल्स को मिल गई। लेकिन क्योंकि इसके अंदर तो दोबारा ये वाला ब्लड अभी रुका हुआ था, ये वाला ख़त्म हो गया आगे चला गया, ये वाला रुका हुआ था, तो इसको भी एस्ट्रोजन मिलने में लेट है, देर से मिल रही है इसको एस्ट्रोजन। तो ये वाला जो हमारे पास मिलेगा इसको, ये वाला ब्लड, तो ये ब्लड जो है मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होने के बाद, यानी कि बाकी अगर सारी जगह को 1 से लेके 4th या 5th डे तक अगर एस्ट्रोजन नहीं मिल रही, तो इसको 1 से लेके 3rd तक एस्ट्रोजन मिल रही है, क्योंकि पीछे की तरफ कंजेशन हुई हुई है यूट्राइन ब्लड वेसल्स के अंदर। और फिर जो है बाकियों को जो है वो 5th से जो है ऑनवर्ड एस्ट्रोजन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन इसे 5th से लेके 8th डे तक मेंस्ट्रुएशन नहीं मिलेगी, इसे एस्ट्रोजन नहीं मिलेगी। तो जब इसे 5th से लेके 8th डे तक एस्ट्रोजन नहीं मिली, तो क्या हुआ कि ये एस्ट्रोजन जो है इसने क्या करना शुरू कर दिया, शेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो प्रोलॉन्ग्ड जो है वो क्या हो जाता है, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है और साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये जो है यूट्राइन कंजेशन, यूट्राइन आर्टरी की कंजेशन की वजह से भी हो सकती है। और जो है ओवरलाइंग अगर एंडोमीट्रियम है, देखें अब एंडोमीट्रियम यहाँ पे पड़ी हुई है, बिल्कुल ये नॉर्मल स्ट्रेट होना चाहिए था एंडोमीट्रियम को, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, इसकी बजाय यहाँ पे फाइब्राइड पड़ा हुआ है और इसकी वजह से एंडोमीट्रियम बिल्कुल ऊपर से ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एंडोमीट्रियम की ये वाली लेयर इतनी डिस्टर्ब हो रही है, बार बार इरिटेट हो रही है, यहाँ पे इसको इरिटेशन हो रही है, और इस इरिटेशन की वजह से जो है पेशेंट को एक तो पेन भी फील हो रहा है, और दोबारा से बार बार इसके सेल्स, क्योंकि इसकी नॉर्मल अपीयरेंस नहीं है नॉर्मल, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर की तरफ बल्ज की हुई है, तो छोटे छोटे सेल्स जो हैं इसके साथ गिरते जाएंगे ऊपर से निकल के, जो प्री मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग का जो है वो सबब बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो पेडंकुलेटेड सब म्यूकोसल जो म्यूकस है, फाइब्राइड्स हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जो थ्रोम्बोसिस वगैरह होती है, ठीक है, वो हो सकती है, क्योंकि जो है वो पेडंकुलेटेड के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे आपको ड्रा करके बताता हूँ, ये पेडंकल है बेसिकली फाइब्राइड की, और ये पेडंकल के बाद ये फाइब्राइड अटैच है इसके साथ। अब फाइब्राइड को जो ब्लड सप्लाई आ रही है ना, वो इस पेडंकल के थ्रू आ रही है, यहाँ से इस पेडंकल के थ्रू आ रही है। लेकिन अगर ये पेडंकल अपने आप को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर ले, ऐसे ट्विस्ट कर ले एक दूसरे के ऊपर, यानी कि बिल्कुल अपने एक्सिस के गिर्द यूँ घूम जाए, 2-3 जो है वो बिल्कुल बल खा ले एक दूसरे के ऊपर, तो इसके अंदर मौजूद ब्लड वेसल्स हैं वो भी एक दूसरे के गिर्द ये है क्या हो जाएंगी, ट्विस्ट हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, जिनकी वजह से जो है वो ब्लड आगे की तरफ नहीं जाएगा, और अल्टीमेटली फाइब्राइड की जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डीजनरेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर पेडंकुलेटेड फाइब्राइड के अंदर कोई थ्रोम्बस बन जाए, तो उस थ्रोम्बस की वजह से सरफेस की नेक्रोसिस भी हो सकती है, और उसकी वजह से भी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये मल्टीपल जो है वो फैक्टर्स थे इंट्रा यूट्राइन जो है वो, सॉरी, ये मल्टीपल फैक्टर्स थे जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो कॉज कर रहे थे, ठीक है। तो इसी तरह पेन है, पेन के अंदर क्या है कि वेस्कुलर एक्लूजन, कि वेसल्स फॉर एग्जांपल अगर बंद हो रही हैं या वेसल के ऊपर किसी किस्म का दबाव आ रहा है, तो वो डेफिनेटली पेन का जो है वो बाइस बनेगा, तो उसकी वजह से जो है वो नेक्रोसिस और इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो इसी तरह पेडंकुलेटेड फाइब्राइड की टॉर्जन हो जाए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो जाए, उसकी वजह से पेन भी होगी, और डेफिनेटली जो है वो नेक्रोसिस की तरफ और डीजनरेशन की तरफ भी जाएगा। और अगर मायोमीट्रियम की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो, मायोमीट्रियम फाइब्राइड को एक्सटर्नल बॉडी समझ ले और कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे अपनी जो है वो बेसिकली मायोमीट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि ये जो फाइब्राइड है ये एक्सपेल हो मायोमीट्रियम से, जो कि हो नहीं सकता, तो उन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो मायोमा के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सीवियर किस्म का पेन पेशेंट को फील होगा। इसी तरह रेड डीजनरेशन, यानी कि जो हेमरेज वगैरह होता है, तो उस दौरान के अंदर भी जो है वो पेन महसूस होता है पेशेंट को, ठीक है। तो इसी तरह हैवीनेस या फुलनेस इन द पेल्विक एरिया, तो पेशेंट को जब भी जो है फाइब्राइड वगैरह होते हैं, तो अगर यूट्रस के अंदर एक फाइब्राइड पड़ा हुआ है, जितना बड़ा फाइब्राइड है, जितना बड़ा फाइब्राइड है, तो उसका मतलब है उतनी ज़्यादा यूट्रस का वेट ज़्यादा हो रहा है, और जितने मल्टीपल हैं तो इसका मतलब है और भी ज़्यादा वेट हो रहा है, ठीक है, यूट्रस का। तो अगर मल्टीपल फाइब्राइड है तो पेशेंट को क्या होगा, पेल्विस के अंदर वेट फील होगा। ख़ास तौर पे पेशेंट को अगर हम पूछेंगे कि जब आप बैठते हैं या पाँव के बल बैठते हैं, बिल्कुल पाँव के बाहर बैठते हैं, तो उस वक्त आपको वेट महसूस होता है, तो वो डेफिनेटली कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा वेट महसूस होता है, जिस तरह कोई चीज़ मेरी पेल्विस के साथ लग के लटक रही है, इस तरह से जो है वो मुझे वेट महसूस होता है। और फिर जो है हाथ लगाने से अगर जो है तो भी दर्द होगी, अगर मैस वगैरह अगर फील हो रहे हैं, पेल्पेबल है और सब सिरोजल फाइब्राइड है, तब भी होगा।
और अगर ट्यूमर जो है इम्पैक्ट हो जाए पेल्विस के अंदर, हमें पता है फीमेल जो है वो पेल्विक रिम का, तो अगर फीमेल पेल्विक रिम के अंदर जो है वो जो है ये ट्यूमर जो है वो इम्पैक्ट हो जाए और जहाँ से जो है ब्लड नर्व्स जा रही हैं और उनमें से किसी एक नर्व को जो है वो ब्लॉक कर दे, उसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दे, तो वो नर्व ब्लॉक हो जाएगी और उस नर्व ब्लॉक होने की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पेन होगा और वो सारा पेन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ जो है वो मूव कर रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो नर्व्स जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रही होती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, इसके सिम्टम्स के अंदर, कि प्रेशर इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं और क्या क्या जो है वो फील करते हैं। तो अगर तो फाइब्राइड लार्ज हो, तो ये जो है सर्टन इफेक्ट्स प्रेशर इफेक्ट क्रिएट करता है। मैं आपको कुछ ड्रा करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ द यूट्रस। यूट्रस के इंटीरियर साइड पे हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर होता है और इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो क्या होती है, रेक्टम होती है। ठीक है, ये एब्डोमिन है और ये जो है बिल्कुल बैक है। तो अब जो है अगर तो फाइब्राइड जो है वो बहुत बड़ा हो और सब सिरोजल फाइब्राइड है और बहुत बड़ा है और यहाँ पे इस तरह से जो है ये बेसिकली इसने अपीयरेंस दी हुई है अपनी, और ये जो है नॉर्मली तौर पे जो ब्लैडर की जगह थी, यूरिनरी ब्लैडर की जगह थी, वो जगह भी इसने कवर की हुई है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर को अब सिर्फ इतनी जगह मिल रही है, ये जगह। तो अब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि यूरिनरी ब्लैडर की जितनी जगह फाइब्राइड ने कवर की हुई है, तो यूरिनरी ब्लैडर के पास उतनी कैपेसिटी जो थी यूरिन स्टोर करने की जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। यूरिन स्टोर करने की उतनी कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी यूरिन स्टोर करने की कम हुई है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट को उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जो है उसका जो है वो एक ये सबब बन रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें पता है कि किडनीज यहाँ पे लोकेटेड है, बैक साइड पे, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल पड़ी है, पीछे की तरफ पड़ी है, तो इनका जो बेसिकली यूरेटर्स वगैरह है वो यहाँ से यूट्रस के पीछे से होते हुए इधर आ रहे होते हैं और ब्लैडर के अंदर जो है वो ड्रेन कर रहे होते हैं इधर। और ब्लैडर बड़ा इंटीरियर ऑर्गन है और किडनीज जो है वो थोड़ी पोस्टीरियर ऑर्गन है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से गुजर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर फाइब्राइड ने इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर डाल दिया या इस तरफ का वो फाइब्राइड था और उसने यूरेटर के ऊपर प्रेशर डाल दिया, तो अल्टीमेटली जो यूरेटर था, यूरेटर बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, तो अगर वो किसी जगह पे यूँ स्टीनोसिस हो गई उसकी, ठीक है, तो इस जगह के ऊपर अगर स्टीनोसिस हुई है तो इसका मतलब है जो यूरिन है इस जगह के ऊपर मौजूद जो यूरिन है वो तो यहाँ से कम जा रहा है, तो बाकी यूरिन अल्टीमेटली कहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, किडनीज के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रो यूरेटर, और फिर बाद में साथ में क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी कि सबसे पहले जो है वो फ्लूइड जो है या यूरिन जो है वो यूरेटर्स के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा और यूरेटर के अंदर अकमुलेट होने के बाद वो किडनीज के अंदर जो है अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर बैक साइड के ऊपर है और इतना बड़ा फाइब्राइड है कि इसने जो है ये जो हमारे पास थी पीछे बावल लूप्स थी, इन बावल लूप्स को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से जो है वो क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर पेल्विक वेन्स जो हैं अगर उनके ऊपर इनका दबाव आ गया तो पेल्विक वीनस कंजेशन हो सकती है, यानी कि वो वेन्स जो अब लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ आ रही थी, यानी कि यहाँ से जो वेन्स ऊपर की तरफ आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे से वो गुजर रही थी, तो अगर इन वेन्स के ऊपर इनका प्रेशर आ गया, और वेन्स हमें पता है हाईली कंप्रेसिबल जो है वो वेसल्स हैं, ठीक है। तो अगर तो ये इजीली कंप्रेसिबल हो गई उनके प्रेशर की वजह से, तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्लड जो है वो रिटेन रहना शुरू हो जाएगा वेसल्स के अंदर, और अल्टीमेटली जो डायलेशन हो जाएगी वो लोअर लिम्ब की वेसल्स की हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लोअर लिम्ब एडिमा भी हो सकता है, ठीक है। तो पता चला कि एक फाइब्राइड जो है वो कितने ज़्यादा काम कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, और इन सिम्टम्स की वजह से भी हम उनकी लोकेशन वगैरह का और चीज़ों का पता चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक एक्सट्रीमली रेयर फंडल जो है वो ट्यूमर हो, तो वो एक्सट्रीम रिट्रोफ्लेक्शन भी करवा सकता है यूरेटर की, और जो है बेसिकली यूरिनरी रिटेंशन का भी वो काज बन सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो है यूट्रस थी एंटीरियर साइड पर डेविएटेड थी सबसे पहले, तो अब जो है वो पोस्टीरियर साइड की तरफ बेसिकली है, और ये ट्यूमर है और है फंडल और बहुत बड़ा है,
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपने वज़न से यूट्रस को पीछे की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली यूट्रस का जो है वो वेट सारे का सारा पोस्टीरियर साइड पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है ये जो है वो क्या होगा, फाइब्राइड इधर आ जाएगा। और इस जगह पे क्या पड़ा था, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जब ये प्रेशर डालेगा यूरिनरी ब्लैडर की बेस के ऊपर, यानी कि यूरिथ्रा वाली साइड के ऊपर, तो यूरिन की रिटेंशन शुरू हो जाएगी। पेशेंट को महसूस होगा कि उसे बहुत ज़्यादा यूरिन आया हुआ है, लेकिन उसका यूरिन जो है वो उस इजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये जो है इसकी वजह से जो है यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकती है। उसके बाद पैरासिटिक ट्यूमर जो है जो बाहर की तरफ पड़ा हो, तो वो जो है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी काज कर सकता है। सर्वाइकल ट्यूमर्स जो है अगर वो सर्विक्स के पास पड़े हों, तो वो वजाइनल डिस्चार्ज, ब्लीडिंग या डिस्पेरियूनिया और इनफर्टिलिटी वगैरह भी काज कर सकते हैं। तो प्रेशर इफ़ेक्ट्स का कुछ रिलेशन जो है वो अनसर्टन भी है, लेकिन जितने ज़्यादा मल्टीपल फाइब्राइड्स होती हैं फीमेल जो हैं, हमने रिसर्च से देखा कि 27 to 40% फीमेल जिनमें मल्टीपल फाइब्राइड्स थे वो जो है वो इनफर्टाइल थी। और एंडोकैविटी ट्यूमर जो थे उनका जो इफ़ेक्ट्स था वो फर्टिलिटी के ऊपर मोर था। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये यूट्रस है और इसके अंदर यहाँ पे कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, बिल्कुल फाइब्राइड पड़ा हुआ है जिसने बिल्कुल कैविटी को, एंडोमेट्रियम कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो ये वाला जो ट्यूमर था इसका इफेक्ट जो है वो क्या था, प्रेगनेंसी के ऊपर या फर्टिलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा था। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस भी होते हैं फाइब्राइड की वजह से। तो अगर फाइब्राइड्स मायोमेक्टमी से पहले, यानी कि फाइब्राइड के रिमूवल से पहले अबॉर्शन के चांसेस 40% होते हैं, और अबॉर्शन के जो है मायोमेक्टमी के बाद, फाइब्राइड की सर्जरी के बाद, सर्जिकल तरीके से फाइब्राइड को रिमूव करवाने के बाद जो अबॉर्शन के चांसेस होते हैं वो 20% होते हैं। और इंट्रा कैविटी अगर ट्यूमर हो, यानी कि कैविटी के अंदर हो, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनफर्टिलिटी का रिलेशन जो है वो भी कुछ जो है इन अनसर्टेन है, लेकिन जितने ज़्यादा मल्टीपल फाइब्राइड्स होंगे दोबारा, उतनी ज़्यादा इनफर्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे।